हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैंसर। इसको हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर के पीछे के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Cancer is one of the most deadliest disease of human being and is major cause of death all over the globe। तो ये कैंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज होती है जिसके कारण बहुत सारी डेथ होती हैं एनुअली। मोर देन ए मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट एनुअली। तो लाखों लोग जो इंडिया में हैं वो कैंसर से सफ़र करते हैं और एनुअली सालों में मरते रहते हैं। The mechanisms that underlie development of cancer और oncogenic transformation, कैंसर या फिर oncogenic transformation मतलब नॉर्मल जो सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स के अंदर बनने के प्रोसेस को इसको कहते हैं oncogenic transformation। इट्स ट्रीटमेंट, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कैंसर होता क्यों है, क्या क्या उसके अंदर रीजन्स हैं, एक्चुअल में सेल के साथ क्या हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और कंट्रोल कैसे हो सकता है। मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, जो आज भी बायोलॉजी के फील्ड में इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी वास्ट अमाउंट में चल रही है। तो देखते हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। तो जो हमारा शरीर है इसके अंदर सेल की ग्रोथ होना यानी सेल का डिवीज़न होना और उसका डिफ्रेंशिएशन होना। डिफ्रेंशिएशन मतलब पर्टिकुलर सेल अपना फंक्शन करेगा, तो वो पर्टिकुलर सेल डिसाइड कर चुका है कि उसको वही फंक्शन करना है, तो हम कहेंगे वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है। तो सेल की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन दोनों ही हाईली कंट्रोल्ड है, मतलब वो कंट्रोल्ड तरीके से हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक या पर्टिकुलर नंबर तक ही सेल अपना नंबर बढ़ाता है। अब कैंसरस सेल के अंदर क्या हो जाता है, इन कैंसरस सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। तो कैंसरस सेल के अंदर सिंपल सी बात है, जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो रेगुलेटेड होनी चाहिए वो रेगुलेशन ब्रेक हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो सेल अनगिनत मात्रा में डिवाइड करता जाता है, अपने नंबर को बढ़ाता जाता है, जिसके कारण कोई शरीर में गांठ बन जाती हैं और वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो मेन जो रीज़न है वो क्या है कि सेल की जो ग्रोथ है और जो डिफरेंशिएशन है उसको कंट्रोल करने का जो मैकेनिज़्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो काम नहीं करता है। अब देखिए, जो नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मान लीजिए ये कोई सेल है और ये कोई सेल है। अब इसके साइज़ का, या हम कहेंगे साइज़ जब तक बढ़ेगा जब ये अपने जो नेबरिंग सेल है उससे कांटेक्ट में आएगा, तब तक ये अपने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेगा। एक बार कांटेक्ट में आ गया तो अपनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो कौन करता है, तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कोई भी सेल है वो अपने पड़ोसी सेल के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही अपना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देता है। अब क्या करेंगे, कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब जब वो अपने नेबरिंग सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा तब भी वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता जाएगा और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेगा, जिसके कारण एक ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होता है, कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेज ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। तो वही मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो गई है जिसके कारण वो लगातार डिवाइड करता जाएगा, मतलब अपनी ग्रोथ करता जाएगा और एक मास ऑफ सेल्स बना लेगा, एक सेल्स का गुच्छा बना लेगा बहुत बड़ा, जिसको हम गांठ बोल देते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर जो है वो दो टाइप के होते हैं। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो पहली होती है वो है बेंजाइन ट्यूमर और सेकंड जो होती है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ट्यूमर जो बनती हैं बॉडी के अंदर वो दो टाइप्स की हैं, दो तरह की हो सकती हैं। बेंजाइन ट्यूमर बनती हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर बनती हैं। बेंजाइन ट्यूमर्स क्या है,
normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage। तो ये बेंजाइन ट्यूमर के प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो जो जहाँ पर बनी है बॉडी के, मान लीजिए आपकी किसी लेग के पार्ट में बनी है तो लेग के अंदर जो ट्यूमर बनी है वो वहीं पर ही रहेगी, वो बॉडी के किसी भी दूसरे पार्ट में मूव नहीं करेगी, वो वहीं पर रहेगी और वहीं पर रह कर के थोड़ा सा डैमेज करती है, मतलब अपनी लोकेशन को फिक्स रखती है। डू नॉट स्प्रेड, फैलती नहीं है वो दूसरी लोकेशन में। इसके विपरीत जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। जैसे कि आपको बताया ट्यूमर क्या होते हैं, तो मास ऑफ सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल टिश्यू को भी सराउंड कर लेते हैं। जो न्यूप्लास्टिक सेल, हम इसको न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स बोल देते हैं, जिसके अंदर की मास ऑफ सेल्स जो कि डिवाइड कर रहा है। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आपको बताया, इन्वेड कर सकते हैं, डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आपको बेंजाइन के बारे में बताया कि वो जहाँ पर है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से हटता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो रैपिडली ग्रोथ करता है, इन्वेडिंग है, इन्वेड मतलब दूसरी जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पर भी जा कर के ग्रोथ करवाएगा, मतलब दूसरी जगह भी जा कर के ट्यूमर फॉर्मेशन करवाएगा। और डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और जहाँ पर प्रेजेंट है उसके आसपास का जो टिश्यू है, जो आसपास के सेल्स हैं, उनको भी ये डैमेज कर देता है, वहाँ पर भी ट्यूमर ग्रोथ कर देता है। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाई कम्पिटिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसके जो आसपास जो पड़ोसी सेल्स होते हैं उनको भी ये न्यूट्रिएंट्स लेने नहीं देता है। जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन करता है नॉर्मल सेल से, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वो भी डेथ होने लग जाते हैं। सेल्स लॉक्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड। तो ऐसे एरिया से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वहाँ से कुछ जो सेल्स हैं वो हट करके ब्लड के थ्रू होते हुए जहाँ पर भी जाते हैं बॉडी के अंदर वहाँ पर एक नया ट्यूमर बना लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसके अंदर क्या होता है, जो ट्यूमर के कुछ सेल्स जो हैं ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू मूव करके वो डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स जो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पर नया ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अब देखिए, जानते हैं हम कैंसर के कोज क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। मतलब शुरू में तो जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल्स ही क्या हैं जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगते हैं। तो उनके कारण क्या हैं जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स का कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में ट्रांसफॉर्म होना मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो ये तीन तरह के जो एजेंट्स हैं इनके द्वारा जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इन ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर को फैलाते हैं या कैंसर को इंड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस क्या हैं, कुछ फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्सरे हैं, गामा रेज हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि यूवी रेज हैं, वो क्या करती हैं, डीएनए तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसके कारण डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसके कारण नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो ये भी एक कार्सिनोजन है जिसमें एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं और नॉन आयोनाइजिंग के अंदर यूवी रेज हैं, जो कि डीएनए को डैमेज करके कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं नॉर्मल सेल्स को। केमिकल के अंदर देखिए, द केमिकल कार्सिनोजेनस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। जो टोबैको जो तम्बाकू होता है जो पीते हैं लोग
बीड़ी सिगरेट या फिर हुक्का से भी, तो उसमें जो स्मोक निकलती है उसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, जिसके कारण लंग जो फेफड़ों का कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। वो केमिकल भी क्या करता है कि बहुत ही डेंजरस कार्सिनोजन है जो कि नॉर्मल सेल्स को नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल में इंड्यूस कर सकता है। अब देखिए, कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं जिसको हम कहते हैं ओन्कोजेनिक वायरसेस। एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है वायरसेस की जिसको हम कहते हैं ओन्कोजेनिक वायरसेस, जो कि कैंसर को कोज कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास दे हैव ए जीन कोल्ड वायरल ओन्कोजीन। उनके अंदर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं वायरल ओन्कोजीन। वायरल ओन्कोजीन क्या करते हैं, जब ये होस्ट के अंदर जाते हैं यानी सेल के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पर जिस सेल में वो एंटर होंगे तो उसको कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ वायरसेस भी होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर पढ़ते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्सिनोजन है जिसको हम कहते हैं ओन्कोजेनिक वायरसेस। इसके अलावा सेल की हमारी बॉडी के अंदर फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ओन्कोजीन्स have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of cells। इसके अलावा हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी कुछ एक जीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेलुलर ओन्कोजीन्स या फिर उसको हम कहते हैं प्रोटो ओन्कोजीन्स। उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है रिसर्च के अंदर, जो कि अगर एक्टिवेट हो जाए ये जीन्स तो ये भी क्या हो सकते हैं, उस सेल को कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है इनको एक्टिवेट होने की, कोई ना कोई केमिकल से हो सकते हैं या कुछ है। तो ये भी क्या है कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कार्सिनोजन है जो कि कैंसरस सेल को बनाता है। कौन? सेलुलर ओन्कोजीन्स। मतलब ये नॉर्मल हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, बस उसको एक्टिवेट करने की देर होती है। यदि वो एक्टिवेट हो गए तो वो उस सेल को कैंसरस बना सकते हैं। तो ये थे अलग अलग कार्सिनोजेंस की कौन कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं। अब देखते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करना है और डायग्नोज कैसे करना है। डिटेक्शन एंड डायग्नोज। तो देखिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेज। जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा उतना जल्दी ही बेनिफिशियल होता है। Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in the case of leukemias। क्या होता है इसके अंदर डिटेक्शन कैसे किया जाता है कि बायोप्सी टेस्ट की जाती है या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। बायोप्सी टेस्ट मतलब जिस एरिया का कैंसर है वहाँ पर थोड़ा सा उस टिश्यू को ब्रेक किया जाता है, टिश्यू को बाहर निकाला जाता है और उसको कट किया जाता है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती है, उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है। फिर अगर बोन मैरो के भी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सेल का नंबर देखते हैं कि भाई किसी ब्लड सेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है इनवेरिएबली, तो वो भी एक तरीका है। देखिए, इन बायोप्सी के अंदर क्या होता है, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, आपको लग रहा है कि इस टिश्यू में कैंसर हो सकता है, उसको कट कर लिया जाता है थिन स्लाइसिस के अंदर, फिर उसको स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ बाय ए पैथोलॉजिस्ट। तो ये सब लैब के अंदर होता है। सस्पेक्टेड जो टिश्यू है उसको कट करके स्लाइस के फिल्ड रूप में उसको स्टेन करके और माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, जो कि एक्सरे का यूज होता है, उसमें एक सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का मतलब, सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। एक रेडियोग्राफी कहा आपको, रेडियोग्राफी, सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर की डिटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी uses X-ray to generate 3-dimensional image of the internal of an object। जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसकी 3-dimensional इमेज बनती है किसके अंदर, सीटी स्कैन के अंदर, जिसमें कि एक्सरेज का यूज होता है और वो 3-dimensional इमेज देता है इंटरनल ऑर्गन्स का। एमआरआई क्या करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करती है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन लिविंग टिश्यू। जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हैं, कुछ
टिश्यू की मान लीजिए अगर कोई विड्थ बड़ी है या कहीं से एक्स्ट्रा ग्रोथ शो कर रहा है तो उसको स्टडी करते हैं एमआरआई से, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज होता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर की एंटीबॉडी, मान लीजिए कोई कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है, हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एंटीजन है, ये कैंसर को करता है। अब मान लीजिए ये पर्सन ए है, अब ए की बॉडी के अंदर यदि वो एंटीजन है तो उसकी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई होगी, है ना, तो उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो जो एंटीजन बना है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स। तो मोलिकुलर टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर टेक्निक होगी, इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है या उसके जो पूर्वज हैं, उसके जो मदर फादर हैं, उसको कैंसर होने के कितने चांस हैं, या उनको मान लो कैंसर हुआ है तो उस बच्चे को कितने चांस हैं, तो उसके जीन्स को स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन, ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर में बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर। तो प्रिवेंशन करने के लिए कि भाई मान लीजिए उस बच्चे के अंदर वायरल ऑन्कोजीन्स हैं या सेलुलर ऑन्कोजीन्स है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि अर्ली स्टेजेस के अंदर बच्चे के अंदर ही मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक से उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। तो ये प्रिवेंशन का अच्छा तरीका है। सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर ससेप्टेबल, जैसे कि टोबैको इन द केस ऑफ लंग कैंसर। मान लीजिए कोई फैमिली के अंदर फैमिली हिस्ट्री में लंग कैंसर चलता आ रहा है, तो ऐसा जो अभी आगे जो उसके बच्चे आए हैं उनको पर्टिकुलर कार्सिनोजन, जैसे कि इस केस में लंग कैंसर के केस में जो स्मोक जो होती है उसके अंदर जो केमिकल कार्सिनोजन होता है उससे बचा के रखना पड़ता है, उसको दूर रखते हैं ताकि, क्योंकि उसके अंदर जीन्स तो हैं ही, वो कार्सिनोजन को देख करके एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो कॉमन अप्रोच जो है ना ट्रीटमेंट की, वो है सर्जरी करनी होती है। मान लीजिए कहीं का कैंसर है तो उसको सर्जरी से रिमूव कर देते हैं उस एरिया को। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है दूसरा, और तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। तो 3 चीज़ें हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जिसके अंदर की रेडिएशंस उसको उसकी बॉडी के जो टिश्यू है उसके सेल्स को किल करने का काम करते हैं। जहाँ पर मान लीजिए कैंसरस सेल है तो उन कैंसर सेल्स को किल करने का काम करते हैं रेडिएशंस डाल के। और लास्ट है इम्यूनोथेरेपी। देखिए इन रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, ट्यूमर सेल्स आर इररेडियली लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। तो उनके ऊपर रेडिएशंस डाली जाती हैं और जो उसके आसपास के जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर वो रेडिएशन ना जाएं, सिर्फ कैंसरस सेल के ऊपर ही जाएं। सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। ऐसे बहुत सारी केमिकल ड्रग्स हैं जो कि कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करती हैं। इसमें से कुछ एक जो है वो एक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए ही होती है। जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। तो क्या होता है, जितने जो ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो एक तरीके से ठीक नहीं होते हैं। मोस्टली केसेस में तीनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सर्जरी भी की जाती है, रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, एज वेल एज कीमोथेरेपी भी दी जाती है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ये क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनको मार नहीं सकता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसको डिटेक्ट कर सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जो पेशेंट्स जो होते हैं उनको एक पर्टिकुलर मेडिकल ड्रग दी जाती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जैसे कि अल्फा इंटरफेरोन, जो कि एक्टिवेट कर देते हैं इम्यून सिस्टम को, और उसके बाद वो इम्यून सिस्टम उसके
डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है ट्यूमर को। तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिसको कि इम्यूनोथेरेपी के अंदर आता है। तो इम्यूनोथेरेपी में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाता है पेशेंट को, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसका एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरोन, जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उस ट्यूमर को, जो कार्सिनोजन, जो कैंसरस ट्यूमर है, उसको किल करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन फिर भी 100% क्योर नहीं हो पाता इससे। 100% क्योर तभी हो सकता है जब अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। इसके अलावा आजकल आपको पता है जो नेचुरल जो ट्रीटमेंट्स है, जिसके अंदर कि आयुर्वेदा है और आपका योगा और प्राणायाम है, इनसे भी काफ़ी ट्रीटमेंट होने लगा है, जिसमें कोई भी केमिकल या ड्रग्स नहीं दी जाती हैं। सिर्फ नेचुरल जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वही दी जाती हैं। वो भी एक अच्छा मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसको अभी मेडिकली अप्रूव नहीं है वो, लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में रिसर्च, जैसे कि आपको बताया, प्लांट बेस्ड रिसर्च काफ़ी चल रही है कैंसर की फील्ड में। तो ये कुछ टाइम में इसका प्रॉपर क्योर आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, यानी कि दवाई होगी या ड्रग्स, मतलब जो ये नशीली दवाई लेते हैं और जो ये अल्कोहल है, इसकी जो लत लग जाती है, इसका क्या, ये कैसे लगती है, इसको कैसे बच सकते हैं और कैसे हमारा ब्रेन इसमें हो जाता है। अलग अलग कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि ओपियोइड्स हम पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद कोकेन पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग ड्रग्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, किस पार्ट को हमारे ब्रेन को ये डैमेज करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।